चलिए, पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन के अंदर पहला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? बिजली उत्पादन कोयला के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? समझ गए बात को। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भारत देश में कौन सा ईंधन जो है वो काफी ज्यादा मिलता है या मिल रहा है? क्या जवाब होगा सर? तो बोला बच्चा कोयला होगा। करेक्ट आंसर है। कोयला जो है वो भारत देश में अच्छे खासे मात्रा में मौजूद है, लेकिन यह भी क्या है, यह भी अनवीकरणीय स्रोत है। समझ गए बात को, गैर पारंपरिक स्रोत है यह भी। इसलिए जो है प्रयास यह करिए कि भाई हम लोग जो है क्या कहते हैं, सॉरी पारंपरिक स्रोत है, माफ कीजिएगा, पारंपरिक स्रोत है और अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब जिसका नवीकरण नहीं हो सकता, एक बार खत्म हो गया दूसरा बार बनने में तुरंत नहीं बनेगा, बनने में बहुत समय लगता है। समझ गए बात को, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो बिजली उत्पादन में सही बात है, कोयला तो हमारे पास में बहुत है, इसलिए कोयला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक का मतलब यह होता है, जैसे अभी मैंने क्या समझाया, गैर पारंपरिक और पारंपरिक दो चीज, ठीक है। गैर पारंपरिक का मतलब जिसको जो इस्तेमाल में नहीं है वो गैर पारंपरिक हो, और पारंपरिक का मतलब जो इस्तेमाल में है, जो हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। तो पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा होगा सर? तो ये आपका जो थर्मल पावर स्टेशन होता है ना, उसमें यह शक्ति उत्पादन होता है, वही क्या है, करेक्ट आंसर है सर। ठीक है, आप लोग भी जल्द देखते हैं पावर स्टेशन, पावर हाउस वगैरह सबके लखीसराय में भी है, बेगूसराय में भी है ना। तो सब क्या करता है, वहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन होता है, जहाँ भी पावर स्टेशंस में, और वहाँ से बिजली बन के हम लोगों के पास आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर सेल में किस सामग्री का प्रयोग होता है? सौर सेल क्या होता है जी? जो आपको सोलर एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। सोलर सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, तो सोलर सेल जो है वो किस सामग्री का, उसमें क्या सामग्री होती है? तो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम बताइए। जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन होता है, जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं हम लोग, समझ गए, उसमें जो हम लोग किस तत्व का, बोलना नहीं है बीच में, किस तत्व का हम लोग जो है परमाणु विखंडन करते हैं? तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस में ऐसा, सिलिकॉन है, थोरियम है, एंटीमनी है, कैडमियम है। तो क्या जवाब होगा? थोरियम। क्या जवाब होगा? थोरियम। अगला क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? अभी जस्ट पढ़ के निकले हम लोग, ठीक है, कि जो सोलर सेल होता है या जिसमें फोटोवोल्टेइक सेल होता है उसमें सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी सिलिकॉन क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? अभी जस्ट क्या पढ़ा है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक का मतलब जो चलते आ रहा है, गैर पारंपरिक मतलब जो अभी हम लोग क्या करें, वर्तमान में बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो हवा है, हवा है, पानी है, भाप है, डीजल है। समझ गए बात को। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली हवा से जो है हम लोग उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट, पवन चक्की वगैरह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पवन चक्की भी सब जगह थोड़ी ना हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर मान लीजिए हवा का फ्लो है, वहाँ पवन चक्की चलता है और विद्युत का उत्पादन करता है, लेकिन कम मात्रा में करता है ना। तो इसलिए ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आएगा क्या चीज, हवा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नेचुरल। तो नेचुरल तो भाई सूर्य ही हो सकता है, सबको पता है ये बात। सन जो होता है वही क्या है, नेचुरल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए सब आदमी अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, ये पावर प्लांट है, समझ गए बात को, ठीक है ना। ये क्या है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, मतलब आपके जल से जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजली पैदा हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक उसी को बोलते हैं हम लोग। ये देखिए जल यहाँ है, ये देखिए जल का सिंबल बना हुआ है आपको, ठीक है। तो ये जो टैंक है, इस टैंक का क्या नाम है वही पूछ रहा है आपसे। तो क्या है सर, ये आपका सर्ज टैंक है। क्या है ये आपका, सर्ज टैंक, SURG, सर्ज TANK, टैंक, समझ गए। तो ये क्या है सर, सर्ज टैंक है आपका, याद रहेगा, बोलिए सब आदमी, सर्ज टैंक।
समझ के बात को, क्या होगा सर? सर्टेन। हाँ। अगला क्वेश्चन, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा है? देख लीजिए, लिग्नाइट है, सूरज की किरणें हैं, संग्रहित पानी है, या चूर्णित कोयला है। ठीक है, क्या है सर? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा जिससे आप पैदा करते हैं। समझ के बात को, तो गैर पारंपरिक स्रोत में क्या होगा? अभी सूरज की किरणें ही तो है ना, सनलाइट ही है, जो अभी क्या है, चल अभी मतलब हम लोग कंडीशन में उसको बहुत अच्छे से यूज अभी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग इसको चालू कर रहा है। जब आ जाएगा मतलब बहुत अच्छे से सब घर में मान लीजिए यूज होने लगेगा, तब ये भी परंपरागत में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या है, गैर परंपरागत में। चलिए आगे क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान होता है इफिशियंसी का कम होना, दक्षता कम होना। कम दक्षता होगी तो क्या होगा आपका? गैर पारंपरिक जो बिजली है जो गैर पारंपरिक बिजली होता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, जितना आपको वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। इस कारण से इसकी इफिशियंसी कम है और लोग उसको कम यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सोलर सेल है, सनलाइट होगा तब ना चार्ज होगा। सनलाइट कभी कभी मान लीजिए ठंड के समय में सनलाइट नहीं निकलता है तो फिर चार्जिंग क्या होगा? कम ना के बराबर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो ये आपका जो नुकसान है किसका? गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का। अगला क्वेश्चन, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की उत्पादन की आवश्यकता होती है? तो जो आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है और वहां पर भारी जल मतलब क्या हो गया? हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पर किसका उत्पादन? तो अभी समझ लो आप लोग, जो परमाणु शक्ति उत्पादन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, वहां पर भारी जल का प्रयोग होता है। भारी जल में किसका प्रयोग होता है? D2O का। आप लोग पढ़े होंगे 10th में या नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लीजिए। D2O का जो है प्रयोग होता है भारी जल के रूप में। कहां पर होता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, मतलब परमाणु शक्ति उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो भारी जल का जो है उपयोग जो है कहां पर होता है? तो परमाणु शक्ति उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? ठीक है, तो पवन ऊर्जा उत्पादन में हवा के स्पीड को कौन महसूस करता है? कहां पर पड़ता है? तो स्वाभाविक सी बात है सर, जो टरबाइन कंट्रोलर होता है, वही जो है हवा को फील करता है, उससे पंखी फिर चलाता है, पंखी फिर घूमता है, यानी टरबाइन कंट्रोलर जो होगा वो सही जवाब होगा। ये देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग होता है? ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जो हाई हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसमें हम लोग जो टरबाइन का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका आवेग टरबाइन होता है, इंपल्स टरबाइन अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। कौन सा बोलते हैं? आवेग टरबाइन। ये देखिए बी नंबर में है। ठीक है, याद रखना है क्या क्वेश्चन है अपना कि हाई हेड, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग किस टरबाइन का प्रयोग करते हैं? तो आवेग टरबाइन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का क्या काम होता है? पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक क्या करता है? तो पनबिजली स्टेशन पेन स्टॉक क्या करेगा? तो पेन स्टॉक का काम होता है कि टरबाइन तक वो पानी को पहुंचाता है। टरबाइन फिर क्या होता है? घूमता है। टरबाइन घूमेगा तो पंखी जो लगा होता है उसमें वह भी घूमता है, और घूमने के बाद उसके स्पीड से फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो वही चीज कहता है आपसे कि पनबिजली स्टेशन जहां पर पानी से बिजली पैदा हो रहा है वहां पर पेन स्टॉक क्या करता है? तो वो टरबाइन तक को पानी को पहुंचाता है, यही करता है सर। अगला क्वेश्चन, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या काम होता है? स्टीम पावर प्लांट क्या है जी? जहां पर भाप से बिजली पैदा होती है। समझ के बात को? तो वहां पर बॉयलर क्या करता है? तो बॉयलर क्या करेगा? पानी को भाप में बदलेगा और क्या करेगा? तो बस देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, पानी को भाप में बदलता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस प्रकार का बिजली संयंत्र जो है वो ज्यादा कुशल है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। किस प्रकार का बिजली संयंत्र जो है वो आपका ज्यादा कुशल है? तो ऑप्शन में है डीजल का संयंत्र, भाप की शक्ति, पन बिजली, या फिर परमाणु की शक्ति। समझ के बात को? इन तीनों में समझिए कि ज्यादा अगर हम लोग एफिशिएंट मानेंगे तो हम लोग किसको मानेंगे एफिशिएंट सर? पन बिजली को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम लोग सर ज्यादा एफिशिएंट मानेंगे, पन बिजली को सर। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो कैडमियम का रॉड होता है, देख लीजिए कैडमियम ऑप्शन में होगा। हाँ बिल्कुल सही है। समझ के बात को? याद कैसे रखना है कि आपका जो क्या बोलते हैं नियंत्रण छड़, परमाणु रिएक्टर में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ता है ना, तो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल रॉड होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कैडमियम। और अभी जस्ट पढ़ा के निकले जो भारी जल का प्रयोग होता है तो शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है, उसका क्या नाम है सर? तो D2O नाम है उसका, ठीक है, उसका प्रयोग होता है, तो याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन इनमें से कौन सा है? डीजल, परमाणु शक्ति, पवन चक्की, या फिर जल विद्युत शक्ति? तो बिल्कुल पवन चक्की है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान का अवशेष को क्या बोलते हैं? तो जैव द्रव्यमान बायोमास जिसको बोलते हैं, बायोमास के अवशेष को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं या घोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबू रे? घोल या स्लरी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होते हैं? तो सबको पता होगा मीथेन, है ना। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है सर? मीथेन। बायोगैस समझते हैं ना आप लोग? बायोगैस क्या होता है, कौन बताइएगा? गोबर गैस। हाँ बिल्कुल, जो भी मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ होता है, गोबर, लकड़ी का पत्ता, कचरा जो भी है, उससे जो गैस बनता है उसी को बायोगैस बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? मीथेन निकलता है उससे। मीथेन बहुत ज्वलनशील होता है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे होता है? तो सौर पैनल में जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें क्या होता है कि जब सन का जो लाइट है वो कहाँ पड़ता है? वो आपके फोटोवोल्टेइक सेल पर जब टकराता है तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है? जो उसमें फोटोन्स होता है, किसमें फोटोन्स होता है? सनलाइट में जो फोटोन्स होता है उसी फोटोन्स को फिर वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स के रूप में या करंट के रूप में क्रिएट कर देता है, जनरेट कर देता है। समझ के बात को? तो वही क्वेश्चन पूछा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे होता है? जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है तब जाकर के होता है। अगला क्वेश्चन, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्रीहीटर का क्या काम होता है? तो एयर प्रीहीटर क्या करता है सर? एयर प्रीहीटर का काम है कि वो आपके जो फ्लू गैसों में से गर्मी जो निकलता है उसकी गर्मी को कम करता है। फिर से समझिए, जो आपका स्टीम शक्ति संयंत्र होता है उसमें एयर प्रीहीटर का क्या काम होता है? वो क्या करता है? हीट जो फ्लू गैस जो होता है उससे जो ज़्यादा हीट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब बाहर निकाल लेता है, एंड हीट्स इनपुट एयर, और जो हवा जो इनपुट एयर जो है मतलब जो हवा इंटर हो रही है उसको गर्म कर देता है। ध्यान समझिए, फिर मैं बोलता हूँ, जो फ्लू गैसेज होता है उसको क्या करता है? उससे हवा गर्मी निकाल लेता है, और जो इनपुट एयर होता है उसमें गर्मी डाल देता है। मतलब डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो परमाणु संयंत्र में जो कचरा निकलता है वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ध्यान समझिए, मतलब जो कचरा है वो इतना हार्मफुल होता है, इतना हार्मफुल होता है कि समझिए कि मतलब आदमी मर के ही बचता है। आदमी नहीं, इवन कोई भी जीव जंतु है उसके आप उसको जो है सो मतलब आप चाह करके भी समझिए कि कुछ नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। जो अल्फा बीटा गामा रेज क्या है? कैंसर का सबसे बड़ा मतलब समझिए कि वही काउज होता है। कैंसर किसी को अगर हो रहा है तो समझिए वो इसी रेज के कारण होता है। जो भी मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी बंदा काम कर रहा है समझिए बहुत सेफ्टी से काम करता है। कोई रेज अगर उसके बॉडी के अंदर लग गया तो समझिए कुछ ना कुछ अंग को खराब कर देगा वो। तो उससे जो कचरा निकलता है उसी कचरा का निपटारा करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है और नुकसान भी है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टीमर पावर प्लांट में इकोनोमाइजर क्या करता है जी?
इकोनोमाइजर जो है वो क्या करेगा, फ्लू गैसेस द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। ध्यान दीजिए क्या होगा, फ्लू, ध्यान दीजिए फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या करेगा सर, ये जो है आपका फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यहां तक समझ में सबको आ रहा है, कोई दिक्कत भी है? चलिए, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है जी? तो गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मतलब क्या हो गया, जैसे सोलर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या करेगा, ये सब पॉल्यूशन को कम करता है। सबको पता है ये बात, क्या करेगा सर, पॉल्यूशन को कम कर देता है, प्रदूषण को घटा देता है ये। अगला क्वेश्चन, बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? तो बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल जो होता है वो बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। वो क्या करता है, बैटरी ओवर चार्ज ना हो। चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर का काम तो कंट्रोल ही करना होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ओवर चार्जिंग जो होता है उसको रोकने से, उसको करने से बचाता है। कौन कौन बचाता है जी, बोलिए? माइक्रो हाइड्रल पावर है ना, माइक्रो हाइड्रल चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है, आपके बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। कौन, चार्ज कंट्रोलर, याद रहेगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है जी? बैराज क्या करता है, बैराज का काम क्या होता है? देखिए, ज्वारीय शक्ति स्टेशन पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। ज्वार भाटा से, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे बिजली पैदा करना, समझ गए बात को? तो जो बैराज बनता है समुद्र के पानी में, वो क्यों बनता है सर? ताकि जो खाड़ी का पानी होता है, खाड़ी का पानी जो होता है वो खाड़ी का जो पानी होता है, माफ कीजिए, खाड़ी का जो पानी होता है उसको जो है क्या करेगा, घुसने के लिए नहीं देगा, मतलब मिलने के लिए नहीं देगा। समझ के बात को? यही काम किसका होता है, ज्वारीय पानी का होता है। इसलिए हम लोग क्या करते, बैराज का होता है, माफ कीजिएगा, बैराज का होता है। वो क्या करता है, खाड़िया पानी को जो है सो आपको घुसने के लिए नहीं देता है, समझ गए? तो आपका खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? स्टीम पावर प्लांट में किसका प्रयोग जो है फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो इकोनोमाइजर का भी जस्ट ऊपर भी पढ़ के हम लोग निकले हैं, ठीक है ना? इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर का क्या काम होता है जी? इकोनोमाइजर पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए सब आदमी, समझ गए ना? कि जो आपका फ्लू गैस है उससे क्या करेगा, हीट को निकालेगा, और जो पानी है, फीड पानी है, उसको वो क्या करेगा, गर्म करेगा। कौन, इकोनोमाइजर। कौन करेगा, इकोनोमाइजर, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पीडब्ल्यूआर का क्या फायदा होता है? तो पीडब्ल्यूआर क्या करता है, इसका जो उच्च घनत्व होता है, मतलब डेंसिटी जो होता है वो क्या होगा, हाई पावर डेंसिटी होता है। किसका, पीडब्ल्यूआर का। पीडब्ल्यूआर का मतलब क्या हुआ, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का घनत्व जो होगा उच्च घनत्व वाला होगा, मतलब हाई पावर वाला होगा, उच्च शक्ति घनत्व वाला होगा, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है, मतलब क्रेडिबल हो ज़्यादा सबसे? तो क्या है भाई, तो क्रेडिबल तो भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही हो सकता है, और क्या होगा इसमें? तो देखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को वो पैदा कर ही देगा किसी न किसी तरह से, तो विश्वसनीयता यही है। अगला, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या नुकसान है जी? ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रदूषण बढ़ाए, सुरक्षा जोखिम अधिक है, अधिक रखरखाव की आवश्यकता है, या फिर बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है, थोड़ा मोड़ा लोड में भैया नहीं चलेगा ही, समझ गए बात को? कौन, ध्यान दीजिए, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या नुकसान है? अभी देखिए ना, जैसे आप लोग सुनते होंगे क्या, जैसे मान लीजिए सोलर प्लेट लोग लगाता है, अभी जो लगवा रहा है, तो कहता है कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा बनेगा तो हमको दे दीजिएगा, पावर हाउस कहता है।
क्यों भाई? क्योंकि उस पर आप कंट्रोल नहीं ना है आपका, कैसे कंट्रोल कीजिएगा? कितना मात्रा में हीट आएगा, कितना मान लीजिए उसमें करंट, बैटरी चार्ज होगा, और बैटरी चार्ज हो कितना करंट निकलेगा, वो आपके हाथ में थोड़े ना है, वो तो मान लीजिए सन के लाइट पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, इसलिए ऐसा बात होता है। तो वही चीज़ है। तो पारंपरिक बिजली उत्पादन में गैर पारंपरिक बिजली का क्या नुकसान है सर? तो बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो पवन शक्ति उत्पादन का जो प्रमुख नुकसान होता है, उसका मुख्य नुकसान क्या है सर? तो उसका मुख्य नुकसान जो है वो पवन ऊर्जा जो होती है वो स्थिर नहीं होगी, नियत नहीं होगा। हवा पे किसी का कमांड थोड़ी ना, कभी कहिएगा बहने तो बह जाएगा, अभी कहिएगा रुकने तो रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो पवन ऊर्जा कब मान लीजिए पवन बहेगी और कब उससे ऊर्जा जनरेट होगा, उसका उस पर किसी कमांड है क्या? कोई कमांड नहीं है, तो यही उसका नुकसान है, और क्या। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय शक्ति उत्पादन टरबाइन क्या करेगा जी? टरबाइन का तो सिंपल कंसेप्ट आपको बता ही दिए, क्या करता है टरबाइन? टरबाइन का काम है कि वो पोटेंशियल एनर्जी को किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का क्या फायदा है जी? तो नेचर के लिए बढ़िया होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाएगा आपको, और क्या। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बाबू रे, कौन बताइएगा? कोई बताओ। कोई नहीं बताएगा। हमें पता सर। सुन लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जब आपके पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो होता क्या है कि दिन के समय में मान लीजिए सनलाइट होता है, अच्छा, उससे जो लाइट निकलती है, उससे जो लाइट निकलता है, तो लाइट, सुनिए, लाइट जब पड़ता है जमीन पर तो क्या होगा, वहाँ हीट भी पैदा होता है, गर्मी भी पैदा होती है। लेकिन जब शाम का समय होता है तो क्या होता है, वही गर्मी जो है फिर आकाश में चली जाती है, और आपका रात देखिएगा, रात ठंडा लगने लगता है लोग को जनरली, है ना। लेकिन जब क्या होता है कि जब आपके वातावरण में क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर, और जो आपका सन का हीट है, वो हीट क्या होता है, आपके वायुमंडल में ही रह जाता है, ऊपर जा ही नहीं पाता है। तो जब ऊपर नहीं जाएगा तो गर्मी तो रह गया फिर पृथ्वी पर, जिस कारण से काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आया समझ में? अब बोलिए, समझ में आया क्या भाई साहब? यस सर। अगला क्वेश्चन, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं? ठीक है, पानी से बहती है, पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। समझे बात को? तो कहता है कि पानी से जो बहने वाली स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे सर? तो पेन स्टॉक के माध्यम से, अभी जस्ट पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको हम, ठीक है ना, कि पेन स्टॉक के माध्यम से उसका हेड आप बढ़ा दीजिए, हेड बड़ा कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका जो है क्या चीज़, जो पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा होगी, वहाँ क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? तो रेडियो सक्रिय किरणें का क्या प्रभाव होता है भाई साहब? तो ये क्या करता है, रेडियो सक्रिय किरणें जो भी हैं, अल्फा बीटा गामा, पहले भी मैंने डिस्कस किया, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। आपको मैंने क्या समझाया अभी, अल्फा बीटा गामा निकलेगा, बॉडी में लगेगा, बॉडी को गला देगा, जहां भी जिस पार्ट पे गया उस पार्ट को खराब कर देगा, घाव कर देगा, सगरे पस निकलते रहेगा, बहुत दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? वही पूछता है कि प्रकाश की तीव्रता यदि कम है तो सौर सेल का क्या होगा जी? तो सौर सेल का आउटपुट घटेगा, सिंपल सी बात है सर। जितना मान लीजिए कि आपका वोल्टेज कम, आई मीन लाइट कम होगा, उतना क्या होगा, सौर सेल का आउटपुट भी कम होगा। और जितना हाई वोल्टेज होगा, हाई सन की रोशनी होगी, उसका वोल्टेज या मान लीजिए पावर भी क्या होगा, ठीक ठाक होगा। यही चीज़ कहता है। यदि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यदि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो सौर सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बोलिए, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चा को, तो एक बार पूछ लो हमसे।
यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो कृपया बताएं। वही देख रहे हैं सर। देखिए नहीं सर, ठीक है सर। याद हुआ सब? हाँ सर। मैक्सिमम तो याद हो गया होगा, हमको लगता है आप लोगों को इसमें। कुछ कुछ होगा जो ऑप्शन देने पे हो जाएगा। क्या बोले? कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शन देंगे ना तो बता देंगे, वैसा ही कुछ होगा। हमको लगता है कि मार्च तक ना आपका ये भी खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं? मार्च तक आपका ये भी खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको पढ़ा देंगे तो एक सेमेस्टर 6 महीना का कोर्स खत्म हो जाएगा आपका।